पाकिस्तान में कई हसास मुकदमात की पैरवी करने वाले सरकारी वकील का कत्ल, क्या ऐसे मुकदमात चलाना अब मुमकिन नहीं रहा? BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की और मैं हूं इरम गिलानी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल और मुंबई हमलों जैसे अहम मुकदमात में सरकारी वकील चौधरी जुल्फ़िकार अली को रास्ते से हटा दिया गया। वजह क्या हो सकती है? कि ये शायद वकीलों के लिए एक मैसेज है कि आप सेंसिटिव केसेस से परे हो जाएं और उसमें मदाखलत ना करें। 3 साल से सैलाब की तबाही से निमटते जिला बदीन के अवाम की इंतखाबात में कितनी दिलचस्पी और क्या तैयारियां? इंतखाबात में राय अवाम की होती है तो धांधली का मुकाबला भी अवाम ही के जरिए क्यों न किया जाए? इन मौज़ूआत के अलावा प्रोग्राम में ये भी शामिल है। सरबजीत सिंह की इंडिया में पूरे सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा कर दी गईं। मुश्ताइल लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। और एक ऐसे इलाके का सफर करेंगे जहां सनती तरक्की तो बहुत हुई है, लेकिन इंतखाबी तरजीहात जागीरदाराना हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। पाकिस्तान में सूरत हाल ख्वाह कुछ भी हो, इंतहा पसंद अपने एजेंडे पर डटे हुए हैं। इस्लामाबाद में सरकारी वकील चौधरी जुल्फ़िकार अली के कत्ल ने वाज़ेह कर दिया है कि इंतहा पसंदों को रोकना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। इस्लामाबाद में वकला बरादरी सरापा एहतजाज, लेकिन ये भी शायद बेनतीजा हो, क्योंकि 2 हफ्ते कबल ही दारुल हुकूमत में 2 वकला को नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। क्या इन वाक़यात में वकला बरादरी के लिए कोई पैगाम छुपा है? इस्लामाबाद से नामानिगार इरम अब्बासी। इस गाड़ी में चौधरी जुल्फ़िकार अली सफ़र कर रहे थे जब दिन दहाड़े दारुल हुकूमत के वस्त में नामालूम अफराद ने अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। हमले में उनके ड्राइवर जख्मी जबकि एक आम शहरी हलाक हुई। हमले के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी हलाकत सर में गोली लगने से हुई है। अब उन्हें पिम से उनके आबाई शहर जेहलम ले जाया जा रहा है। ये 2 अहम दहशतगर्दी से मुतल्लिक मुकदमात में सरकारी वकील की फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जिनमें से एक बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस और दूसरा मुंबई हमलों की तहक़ीक़ात से मुतल्लिक है। इन मुकदमात में चौधरी जुल्फ़िकार को धमकियां भी मिलती रहीं और आज उन्हें उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो बेनज़ीर कत्ल केस में साबिक़ फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ की ज़मानत की दरख्वास्त के सिलसिले में तफ्तीशी चालान पेश करने वाले थे। हाल ही में 2 वकला पर तशद्दुद किया गया और आज एक का कत्ल, तो क्या ये वकला के लिए कोई पैगाम हो सकता है? नेशनल इलेक्शन सर पे हैं, 11 मई को होने वाले हैं। परवेज़ मुशर्रफ जो कि एक्स आर्मी चीफ भी हैं, जनरल हैं, वो आए हुए हैं। उनके ख़िलाफ़ हाई ट्रिजन का ट्रायल होना है या नहीं होना, ये एक क्वेश्चन मार्क है। उसके लिए लॉयर्स कम्युनिटी परसू कर रही है। अब ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, लेकिन मैसेज इज़ क्लियर टू टेरराइज लॉयर्स कम्युनिटी और इट्स अ जेपर्डी टू रूल ऑफ लॉ। चौधरी जुल्फ़िकार अली के घर तो सफ़े मातम बिछ गई, लेकिन क्या कभी उनके मुजरमों को सज़ा मिल पाएगी या माजी की तरह ये कत्ल भी एक मौमा बनकर रह जाएगा? इरम अब्बासी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। अब से कुछ देर पहले मैंने इसी बारे में इस्लामाबाद में मारूफ कानूनदान आसमा जहांगीर से बात की और उनसे पूछा कि मुल्क के दारुल हुकूमत में इस तरह चौधरी जुल्फ़िकार अली को हलाक किया गया, तो क्या अब शिद्दत पसंद जिसे चाहें, जब चाहें, जहां चाहें निशाना बना सकते हैं? तो बहुत अरसे से हो रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनको मार के चले गए। किसी को कभी तक पता ही नहीं है कौन पकड़ा गया, क्या हुआ। और ये जो हुआ है चौधरी जुल्फ़िकार साहब के साथ, इससे पहले 2 वकला को यके बाद दीगरा यहाँ पे इस्लामाबाद में ही पकड़ के ले गए, उनको मारा कूटा और फिर छोड़ दिया। और ये हमने तब भी ये सोचा, बार एसोसिएशंस में वकला ये बात करते थे कि ये शायद वकीलों के लिए एक मैसेज है कि आप सेंसिटिव केसेस से परे हो जाएं और उसमें मदाखलत ना करें। या ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे अनासिर जो हैं वो वकीलों को गुस्सा दिला रहे हैं ताकि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई जॉइंट एक्शन करें नेशन वाइड, और उससे जो कि यहाँ पे एक हंगामा आजी हुई है
उस हंगामा आरी में एक और जो है वो फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट हो जाए। जी आसमा साहिबा, आपने जिक्र किया कि दीगर वकला को भी इस तरह निशाना बनाया जा चुका है, पहले जजों को भी निशाना बनाया जा चुका है, तो अगर ये सूरत हाल इसी तरह चलती रही तो जो सेंसिटिव केसेस हैं जिनकी आपने बात की, इस तरह के मुकदमात तो चलाना नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, अभी भी नामुमकिन है। वकीलों को जब वो केस लेते हैं, मीडिया का जो राइट विंग सेक्शन है वो भी बड़ी तनकीद करता है और वो बाकायदा पूछते हैं कि आपने केस क्यों लिया या क्यों नहीं लिया और कितनी फीस ली। यानी कि वो वकीलों का ट्रायल करते हैं अगर वो उन वकीलों का केस ले लें जो उनको पसंद नहीं होते हैं। जी, ये तो बात हुई वकीलों की, लेकिन मुल्क में जो ये शिद्दत पसंदी है और इस तरह के वाक़यात हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, मगर फिर भी कौम में और ख़ास तौर पर जो कौम की सियासी क़यादत है उसमें कोई एक मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल सामने नहीं आ रहा, ना ही ऐसी कोई कोशिश नज़र आ रही है कि कौम को इकट्ठा किया जाए, इसके ख़िलाफ़ बात की जाए, कोई मुहिम चलाई जाए, कुछ किया जाए। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि अब कुछ पार्टियों ने तो मुत्तफ़िका एक फैसला किया और पहले भी कुछ पार्टियां, खासतौर पे ANP, जिनको मैं समझती हूँ बड़ी बहादुरी से उन्होंने इस दहशतगर्दी का मुकाबला किया, वो पहले भी चीखें चहाड़े मारती रहीं और लोगों को पुकारती रहीं कि आप एक पेज पे आएं, इस दहशतगर्दी का सामना करें, कोई लाअमल बनाएं। मगर दूसरी तरफ दूसरी पार्टियां जो है वो कोई ना कोई जस्टिफिकेशन इस दहशतगर्दी की देती रही, यानी कि गुर्बत खत्म हो जाएगी तो दहशतगर्दी चली जाएगी। जैसे कि पाकिस्तान पहले भी तो गरीब था, तो यहाँ दहशतगर्दी तो नहीं थी। और वो मिलिटेंसी को एक तरीके से ग्लोरीफाई भी करते हैं और उनके लिए एक नरम गोशा रखते हैं। तो इसलिए जब तक सारी सियासी पार्टियां एक पेज पे नहीं आती और लोग इनको धकेलते नहीं, वहाँ पे मुख्तलिफ जबानें जब बोली जाती हैं तो उससे वो अनासर जो कि इनको इनकरेज करना चाहते हैं वो उससे फिर इनकरेज होते हैं। जी, ये भी कहा जाता है गुज़श्ता हुकूमत के हवाले से कि उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नई कानून साजी नहीं की और एक मुसवदा जो तैयार था भी वो अल्तवा का शिकार रहा। तो क्या कानून साजी में कोई हल है इस तरह की सूरत हाल का? तो इसका मसला कानून साजी सिर्फ नहीं है, इसका मतलब अस्करी क़यादतों को साथ लेके चलना है और उसका मकसद ये है कि आप इंगेजमेंट रखें, इंगेजमेंट के साथ मगर आप अपने आप को डिफेंड जरूर करें, आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट भी करें फिजिकली, ये तो नहीं। और डायलॉग तो बाद में होता है, हमारे उल्टा शुरू है कि मंत्रा के डायलॉग कर लो। डायलॉग किस बात का कि वो मांग रहे हैं कि आप मुल्क को खत्म कर दें, आप जमहूरियत को खत्म कर दें, अपनी आइन को खत्म कर दें। एंगेजमेंट तो समझ आती है कि वो शायद उसके बाद जब हम अपने आप को डिफेंड करना सीख जाएं तो फिर डायलॉग हो सके, मगर डायलॉग से आप शुरू होके कहाँ जाएंगे। आसमा जहांगीर, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की, सरकारी वकील जुल्फ़िकार अली के कत्ल की तफ्तीश की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से बराह रास्त मौजूद हैं नामा निगार शहजाद मलिक। शहजाद, सबसे पहले तो यही बताइए कि जुल्फ़िकार अली के कत्ल के बाद जो तफ्तीश हो रही है उसमें क्या कोई पेशरफ्त हुई है? जी, अभी तक तो कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। अलबत्ता वज़ारत दाखिला ने एक मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दी है जो इस मामले को देखेगी। और मेरी अभी कुछ देर पहले इस्लामाबाद पुलिस के सरबराह से मुलाकात हुई है, बात हुई है, और उनका ये कहना था कि उन्हें जाए हादसा से एक पम्फलेट मिला है जिस पर लिखा हुआ था कि मुजाहिदीन इस्लाम को सज़ा दिलवाने वालों का अंजाम यही होगा। इसके अलावा पुलिस को वहाँ से कुछ मोबाइल मिले हैं और पुलिस का ये कहना है कि ये मोबाइल मुलजिमान के हो सकते हैं जो कि इस मुकदमे की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त भी हो सकती है। और इसमें जितनी भी कालें आई हैं उसको ट्रेस करने के बाद पुलिस का ये दावा है कि उन मुलजिमान तक पहुँचने में मदद मिलेगी जो इस वाक़े में मुलविस हैं। जी शहजाद, कुछ दिन पहले आपकी जुल्फ़िकार अली से मुलाकात भी हुई थी, तो क्या तब आपको कोई तासुर मिला था कि वो अपनी सिक्योरिटी के हवाले से उन्हें कोई खदशात हैं या वो फ़िक्रमंद हैं? जी बिल्कुल, तासुर तो मिला था। अलबत्ता उन्होंने इस बात का जिक्र मेरे सामने तो नहीं किया था, बल्कि वो ये कह रहे थे कि धमकियां तो उन्हें 3-4 साल पहले से मिलती रही हैं, जब वो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के मुकदमे के अलावा मुंबई हमला साजिश तैयार करने के मुकदमे में भी सरकारी वकील के तौर पर पेश होते रहे हैं। लेकिन उनका कहना था कि अब धमकियों की नौयत जो है वो तब्दील हो गई है। उनका कहना था कि कुछ दिन पहले उन्हें एक नामालूम कॉल मौसूल हुई जिसमें यह कहा जा रहा था कि वो आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ना जाएं क्योंकि वहाँ पर बम नस्ब किया गया है जो किसी वक्त भी फट सकता है। इसके अलावा उन्होंने चंद रोज़ पहले जो मुंबई हमला साजिश केस है उसमें 2 ऐसे सरकारी गवाहों को पेश किया था
جنہوں نے اس مقدمے میں گرفتار ہونے والے 7 ملزمان میں سے 2 ملزمان کو شناخت کیا تھا، اور سرکاری گواہوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ 2 ملزمان ممبئی حملہ سازش، جب یہ ممبئی حملہ ہوا تھا تو اس سے پہلے کراچی میں کشتی رانی کی تربیت بھی حاصل کرتے رہے ہیں۔ جی، تو یہ بتائیے کہ جن مقدمات کی یہ پیروی کر رہے تھے، کیا ان میں حالیہ دنوں میں کوئی خاص پیش رفت ہوئی تھی یا ہونے والی تھی؟ جی، اس میں ممبئی حملہ سازش تیار کرنے کا مقدمہ ہی سب سے اہم ہے، کیونکہ چند روز کے بعد چودھری ذوالفقار نے اس عدالتی کمیشن کے ساتھ بھارت جانا تھا، جنہوں نے وہاں جا کر ان 4 بھارتی سرکاری اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کرنے تھے اور ان پر جرح کرنی تھی، جنہوں نے اس مقدمے کی تفتیش کی، اور جنہوں نے اجمل قصاب جو کہ اس کا مرکزی ملزم تھا ان کا بیان ریکارڈ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے واپس آنا تھا۔ اور چونکہ ایک عدالتی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب تک آپ کسی پر جرح نہ کریں اس وقت تک کوئی بھی چیز مقدمے کے ریکارڈ پہ نہیں لائی جا سکتی، تو اس کے بعد وہ مکمل ہونے کے بعد انہوں نے یہاں آنا تھا، اور یہ ساری کارروائی جو تھی وہ عدالتی کارروائی میں مکمل ہونی تھی، جس کے بعد اس واقعے میں ملوث جتنے ملزمان ہیں ان کو سزا دینے سے متعلق کوئی فیصلہ ہو سکتا تھا۔ شہزاد ملک، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ناظرین کیا کہتے ہیں؟ کیا اس طرح کے حساس مقدمات چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ ارم؟ عالیہ، فیس بک پر آئے کامنٹس کے مطابق تو لگتا ہے کہ لوگ ظلم کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس موضوع کو انہوں نے بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ جیسے عبدالرؤوف خان مروت ڈیرہ اسماعیل خان سے لکھتے ہیں کہ ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری تو حکومت وقت پر ہوتی ہے، یہ مقدمے چلنے چاہیے ورنہ ظلم ہم پر فتح پا لے گا۔ اور غفار پندرانی گڑھی خدا بخش سے لکھتے ہیں کہ اس الیکشن کے فوراً بعد حکومت کو سنجیدگی سے تمام مسائل دیکھنا ہوں گے، کیونکہ پاکستان کو ایڈ ہاک بنیادوں پر چلانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو بہت سے مسائل پیدا ہوں گے جو کوئی حل نہیں کر پائے گا اور وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اسی بارے میں اختر رسول کا اسلام آباد سے کچھ یہ کہنا ہے کہ اس طرح یقیناً بہت مشکل ہو جائے گی، ویسے بھی ہمارے ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، صرف مذمتی بیان سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہالی ووڈ کے 100 سال مکمل ہوئے، 1912 سے 2013 تک کا سفر۔ اس بارے میں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر دیکھیے خصوصی ضمیمہ۔ ہماری ویب سائٹ پر اس کے علاوہ پل پل بدلتی خبریں، تجزیے، تبصرے، تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور اب آپ دنیا بھر میں کہیں بھی یہ پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا صوبہ سندھ کے ضلع بدین میں سیلاب کے متاثرین انتخابات کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ انڈین شہری سربجیت سنگھ کی آخری رسومات میں ہزاروں لوگوں کی شرکت، انہیں پاکستانی جیل میں دوسرے قیدیوں نے ہلاک کر دیا تھا۔